हेलो दोस्तों, आज हम हैं गणित मेला जो कक्षा 4 की नई पाठ्य पुस्तक है, नया कोर्स है एनसीईआरटी का। इसकी नई पाठ्य पुस्तक आज मिली है, तो इसका जो पहला पाठ है वो हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ सी एस जोशी और आप देख रहे हैं सी एस जोशी लर्निंग जोन। तो देखते हैं आज का जो पहला अध्याय है इसका। अध्याय 1। और हमारे आसपास की आकृतियाँ, यानी हमारे परिवेश में हमारे आसपास जो आकृतियाँ दिखती हैं, उनके बारे में हम इस पाठ में समझेंगे। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें अनेक तरह की वस्तुएं, अनेक तरह की आकृतियाँ या पेड़ पौधे या इमारतें देखने को मिलती हैं। वो कैसे बनी है, इसको हम इस पाठ से समझेंगे। दीक्षा अपनी गर्मी की छुट्टियों में एक बड़े नगर का भ्रमण करना चाहती थी। अतः उसके पिताजी उसे दिल्ली ले गए और वहां उन्होंने इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफदरजंग मकबरा, अक्षरधाम, राष्ट्रीय संग्रहालय, जंतर मंतर तथा संसद भवन जैसे अनेक नए पुराने स्मारकों का भ्रमण किया। अब वह अपने लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करते हुए इंडिया गेट का प्रतिरूप यानी मॉडल बनाने का प्रयास कर रही है। जो वो देख के आई है, तो अपने जो उसके पास लकड़ी के ब्लॉक हैं, उनसे वो उसके पास जो लकड़ी के ब्लॉक हैं उनसे वो उन इमारतों को बनाने का या उसका मॉडल बनाने का प्रयास कर रही है। आगे देखते हैं। ब्लॉकों का उपयोग करते हुए यहाँ दर्शाए गए भवनों के प्रतिरूप बनाने का प्रयास कीजिए। और ये कह रहा है कि ब्लॉक जो हैं उनका उपयोग करते हुए यहाँ जो भवन दर्शाए गए हैं, तो उनका मॉडल बनाने का प्रयास कीजिए। और जब हम मॉडल बना लेते हैं तो उसके बाद हमने कुछ प्रश्नों पर विचार करना है। तो जैसे पहला प्रश्न है, अपने प्रतिरूप में आपने भवन के कौन-कौन से भागों, छत, स्तंभ, आधार इत्यादि को दर्शाया है। अब जो भी भवन हमने देखा उसका एक आधार होगा और उसमें कुछ स्तंभ होंगे और छत होगी। आपने जो बनाया उसमें क्या-क्या दिखाया? इस तरह के कई प्रश्न यहाँ पर अन्य भी। आपने इन भागों को क्यों चुना? कौन-कौन सी आकृतियाँ इन भागों का उपयुक्त प्रतिरूप बन सकती हैं? ऐसे कई प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैंने नोटबुक में नोट किए हैं, तो आप उससे देख के अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न था, अपने प्रतिरूप में आपने कौन-कौन से भागों, छत, स्तंभ, आधार इत्यादि को दर्शाया है? तो कौन-कौन से दर्शाए हमने अपने मॉडल में? अपने प्रतिरूप में हमने आधार, दीवार, स्तंभ एवं छत को दर्शाया है। ये है पहले प्रश्न का उत्तर। एक तो हमने आधार दर्शाया है, फिर दीवार दर्शाई है, स्तंभ और छत। फिर दूसरा प्रश्न था, आपने इन भागों को क्यों चुना? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमने इन भागों को इसलिए चुना क्योंकि ये किसी इमारत का मुख्य ढांचा बनाते हैं। और तीसरा है, कौन-कौन सी आकृतियाँ इन भागों का उपयुक्त प्रतिरूप बन सकती हैं? तो आधार और दीवारें घन और घनाभ से बनेंगी। स्तंभ बेलन और छत जो है वो शंकु तथा पिरामिड की आकृति से इन भागों के उपयुक्त प्रतिरूप बन सकते हैं। तो अलग-अलग इमारत के हिस्से जो हैं उनको बनाने के लिए हमें अलग-अलग तरह की आकृतियाँ चाहिए। चौथा प्रश्न है, आपका प्रतिरूप किस प्रकार वास्तविक भवन के चित्र के समान है? उत्तर, वास्तविक मेरा प्रतिरूप वास्तविक भवन के आकार और उसके ढांचे के समान है। जैसे इंडिया गेट में स्तंभ और मेहराब होते हैं, वैसे ही प्रतिरूप में भी दिखाया गया है। जैसे जैसे इंडिया गेट में मेहराब हैं और जो उसका ढांचा है, उसी तरह से हमने स्तंभ और मेहराब दिखाए हैं मॉडल में भी। ये इसका उत्तर होगा। पांचवा है, आपका प्रतिरूप किस प्रकार वास्तविक भवन से भिन्न है? हमारा जो प्रतिरूप है ये वास्तविक भवन से किस प्रकार भिन्न है? भिन्न है मतलब अलग है। अलग कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती है, इसके बारे में हमने बताना होगा। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे कि मेरा जो प्रतिरूप है वो वास्तविक भवन के आकार और उसकी निर्माण सामग्री में, एक तो आकार क्योंकि वो तो बड़ा है, इंडिया गेट बहुत बड़ा है, तो आकार में हम जब अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो छोटा बनेगा। और जो निर्माण सामग्री है, निर्माण सामग्री भी वो ईंट से बना है और पत्थर से बना हो सकता है, या जो भी उसमें निर्माण सामग्री लगी है वो इसमें नहीं लग सकती। मॉडल जो है वो सामान्य रूप से बनेगा। फिर आगे है, चर्चा कीजिए।
यदि आप अपने प्रतिरूप के एक टुकड़े को हटा दें तो क्या होगा? जो प्रतिरूप हमने बनाया उसका एक टुकड़ा हटा दें तो क्या होगा? देखने में भद्दा भी लगेगा, और यदि हम स्तंभ को हटा दें तो प्रतिरूप गिर भी सकता है। फिर अगला है इसमें, क्या यह प्रतिरूप अभी भी वास्तविक भवन जैसा दिखाई देगा? अगर हम एक हिस्से को हटा दें, एक टुकड़े को हटा दें, तो यह पहले की तरह दिखेगा? नहीं, एक महत्वपूर्ण टुकड़ा हटाने से प्रतिरूप अधूरा व भद्दा लगेगा, जो वास्तविक भवन जैसा नहीं होगा। फिर है, आप अपने प्रतिरूप को और अच्छा कैसे बना सकते हैं? और अच्छा बनाने के लिए क्या करना होगा? डिजाइनदार नक्काशी व सुंदर रंगों का प्रयोग करके हम इसको अधिक अच्छा बना सकते हैं। अगर उसमें बढ़िया से डिजाइन बना दें नक्काशी के, और उसमें रंग भर दें, तो वह क्या होगा? और अच्छा बन जाएगा। इसके बाद है परियोजना कार्य। अब परियोजना कार्य में विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक किसी सड़क तथा उस पर स्थित मुख्य भवनों का निरीक्षण करके उन्हें दर्शाने वाला एक प्रतिरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यानी जब हम कहीं जाते हैं सड़क से और उस सड़क को हम ध्यानपूर्वक देखें, उसके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी इमारतें बनी हैं, उनको हम अगर ध्यान से देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं उसका। जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, ये सड़क है और सड़क के दोनों तरफ भवन बने हैं, यहाँ झोपड़ियाँ भी बनी हैं, और ये बढ़िया सी सड़क बनी हुई है, बिजली के पोल भी लगे हैं। तो हमने अपने मॉडल में इन सारी चीज़ों को दिखाना है और उस पर कुछ विचार करना है। अब ये बच्चा कह रहा है कि मैंने कुछ बनाया है, देखो यह मेरी कुतुब मीनार है। आज बच्चे ने कुतुब मीनार बनाई है, उसका आकार का एक मॉडल बनाया है। अब इस पर विचार करने के लिए कुछ प्रश्न हैं। क्या आपको लगता है कि यह कुतुब मीनार जैसा दिखाई दे रहा है? हाँ, यह कुतुब मीनार जैसा दिख रहा है। जिस हिसाब से ये ऊंचाई इसकी है, उस हिसाब से कुतुब मीनार जैसा है। नीचे चौकोर डिब्बे इसने लगा रखे हैं, ऊपर बेलनाकार आकृति है। तो एक संकेत हम उसका इसको मान सकते हैं। यदि आप कुतुब मीनार का एक प्रतिरूप बनाते हैं तो आप किस किस आकृति का उपयोग करेंगे? अब कुतुब मीनार बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, करेंगे और क्यों? बेलन व वृत्त की आकृति का उपयोग करेंगे, क्योंकि कुतुब मीनार का आकार गोल व बेलनाकार है। गोल ये कुतुब मीनार है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर गोल आकृतियाँ हैं बीच में, जहाँ पर नई मंजिल शुरू होती है, और बाकी ये बेलनाकार है ऊंचाई में। तो हमें क्या चाहिए? एक तो बेलनाकार आकृति चाहिए और एक गोलाई वाली आकृति चाहिए होगी, तभी हम एक सही मॉडल बना सकते हैं। और फिर है कि आप ऐसे कितनी आकृतियों का उपयोग करेंगे? ऐसे बेलनाकार, अब क्योंकि 5 मंजिला है तो हमें 5 आकृतियाँ चाहिए होंगी। 1 2 3 4 5, 5 और गोलाकार चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 गोलाकार आकृति और 5 बेलनाकार आकृति। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मैं 5 बेलनाकार आकृति का उपयोग करूँगा। फिर आगे थोड़ी जानकारी हमारे लिए दी गई है। जानकारी में है, क्या आप जानते हैं कुतुब मीनार एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल है और यह ईंटों से निर्मित सबसे ऊंची मीनार है। इसमें 5 मंजिलें और 379 सीढ़ियाँ हैं। तो ये भी हमने जानकारी रखनी है कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। यह एक धरोहर है। धरोहर मैंने हमारे पूर्वजों द्वारा जो हमारे लिए सहेजी गई है, वो एक धरोहर है। और ये किससे बनी है? ईंटों से बनी हुई है, और इसमें 5 मंजिलें हैं और 379 सीढ़ियाँ हैं। आइए आगे देखते हैं। पहले लोग मिट्टी की ईंटों, पत्थर के ब्लॉकों या लकड़ी के भवनों का निर्माण करते थे। आजकल हम कंक्रीट के ब्लॉकों एवं खोखले ब्लॉकों आदि का भी उपयोग करते हैं। इन सभी ईंटों में क्या समानता है? अब ये है मिट्टी की ईंट, और ये सीमेंट की हो सकती है, और या कंक्रीट की, ये पत्थर की भी हो सकती है। तो अलग अलग तरह की ईंटें हैं, लेकिन समानता क्या है? समानता मैंने बराबरी, एक जैसे किस चीज़ में है? आकार में है। यानी सबकी जो आकृति है वो घनाभाकार है। सभी का आकार घनाभ की आकृति की है, यानी सभी जो है वो घनाभ की आकृति की ईंटें हैं। आगे देखते हैं हस्तकला। नंबर 1, कागज की पट्टियों से एक गोले जैसी आकृति बनाइए। कागज की पट्टियां बनानी है, कागज को मोड़ते हुए लंबी सी, और फिर उनको गोल बना के आकृति बनानी है। जैसे कागज की आकृति गोल है, एक गोल ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, तो इससे ऊपर से फिर पिन लगा दिया ऊपर नीचे से, तो एक गोल आकृति बॉल की तरह हमारे पास तैयार हो जाएगी।
दीक्षा ने एक बक्से को खोलकर समतल कर दिया ताकि यह देखा जा सके कि एक खुला हुआ बक्सा कैसा दिखता है। इसे बक्से का नेट कहते हैं। यदि आप इसे बिंदुदार रेखाओं के साथ मोड़ें तो आपको यह बक्सा पुनः प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई बॉक्स होता है तो और अगर हम उसको खोलते हैं और खोलने के बाद उसको देखते हैं तो हमें कैसी आकृति मिलती है, और बाद में हम उसको जोड़ देते हैं तो उसी तरह की आकृति हमें मिल जाती है। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, एक बॉक्स हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। तो इस बॉक्स को अगर हम खोलें तो ये यहाँ से खुलेगा, इधर से और इधर से, ऐसे ही यहाँ से भी खोल देंगे और फिर हम इसको यहाँ से खोल के इसको सीधा कर लेंगे तो इस तरह की एक आकृति हमारे पास आ जाएगी। तो फिर जो ये लाइनें हैं इनसे इसको जो इनको मोड़ दो कह रहा है, ऐसे मोड़ के फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक बॉक्स प्राप्त हो जाएगा। ऐसे हमने इसको मोड़ देना है। क्योंकि खोल के फिर दोबारा मोड़ने में कुछ दिक्कत होगी। ऐसे मोड़ दें हम तो फिर से हमें क्या होगा, एक बॉक्स प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको कहते हैं नेट। खोलने के बाद जो हमारे पास आता है उसको कहते हैं नेट। आगे देखिए, यदि आप इसे बिंदुदार रेखाओं के साथ मोड़ें तो आपको यह बक्सा पुनः प्राप्त हो जाएगा। जो भी बिंदुदार लाइनें दी गई हैं यहाँ पर मोड़ने पर हमें एक बॉक्स की आकृति फिर से प्राप्त हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, दूसरा है, इस पुस्तक के अंत में दिए गए जाल का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रतिरूपों को बनाने का प्रयास कीजिए। अब पुस्तक के अंत में डॉट डॉट वाले जाल दिए गए हैं तो उनसे हमने क्या करना है, इन आकृतियों को बनाना है। तो अभी हम इसको देख रहे हैं, इन आकृतियों के बारे में समझते हैं। ये तो है प्रिज्म और ये है पिरामिड। तो प्रिज्म में अलग अलग तरह के प्रिज्म हैं। जैसे ये है त्रिभुजाकार प्रिज्म, और ये है वर्गाकार प्रिज्म, वर्ग के आकार का है, और ये है षटभुजाकार प्रिज्म। छह भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 भुजाएं हैं, तो 6 भुजा का ये प्रिज्म है। और अब इसमें कुछ प्रश्न हैं हमारे लिए। सभी प्रिज्मों में कौन कौन से फलक की आकृति समान है? जो ये सभी प्रिज्म है इनमें फलक की आकृति किस किस की समान है? कौन कौन सी आकृतियां? जो ऊपर और नीचे की आकृतियां हैं वो समान है। जैसे ये फलक है, फलक मतलब सतह, ये सतह और नीचे की सतह, ये सतह और पीछे की सतह, ये वाली सतह इधर की और ये इधर की सतह, ये क्या है, आपस में आमने सामने की सतह जो है वो समान है। इन प्रिज्मों में अन्य आकृतियां कौन सी हैं? अब ये जो प्रिज्म बने हैं और कौन सी आकृति इनमें बनी हुई है? अब इस प्रिज्म में, जैसे ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है, त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है ये, और एक त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है, और ये जो बीच में बन रहा है ये क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। तो वर्ग की आकृति भी इसमें है। और यहाँ पर ये वर्गाकार प्रिज्म है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। और लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ये आयत है, ये आयताकार यहाँ पर आकृति है। और ये षटभुजाकार है, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे यहाँ भी एक षटभुज है। तो इसके बीच में ये क्या आ रहा है, एक आयत आ जा रहा है, ये आयत आ जा रहे हैं। तो इनके बीच में क्या है, त्रिभुज, वर्ग, षटभुज और आयत, इस तरह की आकृतियाँ इनके बीच में बनी हुई है। फिर प्रत्येक प्रिज्म में ऐसे फलकों की संख्या कितनी है? अब इतने फलक गिनने होंगे, 5 फलक हैं इसमें। जैसे इसमें है 1 2 3 4 और ये वाला 5। और इसमें 6 फलक होंगे, 4 तो ये हो गए, एक ये वाली सतह, एक ये वाली, एक नीचे की और एक पीछे की, 4 ये होगी, और ये आगे और पीछे की 2 ये होगी, 6 सतह होगी। तो इसमें 8 होंगी, क्योंकि षटभुजाकार है ये। 6 फलक तो ऐसे होंगे क्योंकि 6 लाइनें हैं ये, तो 6 ऐसे होंगे, और 2 ये हो गए, 6 2 8। तो उसके बाद देखते हैं पिरामिड। ये है पिरामिड, त्रिभुजाकार पिरामिड। ये पिरामिड जो है ये त्रिभुजाकार बना है, पिरामिड की आकृति है। ये आप देख रहे हैं त्रिभुज, और इसको कहेंगे हम त्रिभुजाकार पिरामिड। और ये भी त्रिभुजाकार पिरामिड है,
लेकिन ये पंचभुजाकार है। बने हुए तो त्रिभुज हैं क्योंकि पिरामिड में त्रिभुज ही बनेंगे। और ये जो नीचे इसका आधार है, इसमें 5 भुजाएँ हैं, तो इसको पंचभुजाकार कहा जाएगा। और ये वर्गाकार, क्योंकि इसके सतह में वर्ग बन रहा है, तो उसको कहेंगे वर्गाकार पिरामिड। अब इससे कुछ प्रश्न हैं हमारे लिए। सभी पिरामिडों में कौन-कौन से फलक की आकृति समान है? सभी पिरामिडों में कौन-कौन से फलक की आकृति समान है? जैसे त्रिभुजाकार पिरामिड की आकृतियाँ समान है, ये जो त्रिभुज बन रहा है और इस तरफ जो त्रिभुज बन रहा है, इनकी आकृतियाँ जो हैं वो समान है सब में। और सभी त्रिभुजाकार फलक एक बिंदु पर मिलते हैं। आप देख रहे हैं इधर ये जो ये बिंदु है, ये सारे फलक यहाँ पर जाके मिल जा रहे हैं। ये एक कोना है, पिरामिड का कोना। किसी भी पिरामिड में देखो ऊपर जाके मिल जाती है शीर्ष बिंदु पर। प्रत्येक पिरामिड में किसी अन्य आकृति की पहचान कीजिए। और जो अन्य आकृतियाँ इसमें आई हैं वो कौन सी हैं? जैसे इस वाले पिरामिड में देखते हैं, ये देखो एक वर्ग बना रहा है, इधर नीचे से वर्ग है। इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 और 5 पंचभुज बन रहा है और इसमें त्रिभुज बन रहा है। तो इस तरह से त्रिभुज, वर्ग और पंचभुज की आकृति, अ, अन्य आकृतियाँ इसमें इस पिरामिडों में बन रही है। फिर आगे देखते हैं। क्या एक घन भी प्रिज्म होता है? एक घन एक वर्गाकार प्रिज्म होता है। वर्गाकार यानी वर्ग की आकृति का प्रिज्म। दोस्तों, ये प्रश्न के उत्तर इसमें लिखे गए हैं ताकि अपने आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखने में सहायता मिले, मदद मिले। आप आराम से इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो घन जो है, वर्ग जो प्रिज्म हो सकता है तो घन भी प्रिज्म हो सकता है। तो घन एक वर्गाकार प्रिज्म होता है। इसके बाद एक प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है, चर्चा कीजिए। अब प्रिज्म क्या है? प्रिज्म में दो समान और समानांतर आधार होते हैं, जबकि पिरामिड में एक आधार होता है और सभी त्रिभुजाकार फलक होते हैं और एक शीर्ष पर मिलते हैं। अब प्रिज्म में तो दो समान या समानांतर आधार होते हैं। जैसे प्रिज्म आपने देखे, ये और ये समान है, समानांतर भी है और समान आधार भी है। ऐसे ये पंचभुज जो है ये भी समान दोनों तरफ। तो ये तो प्रिज्म हुआ। और पिरामिड में कह रहा है कि सब एक कोने में मिलते हैं। ये जो शीर्ष है बिंदु, इसमें जाके सारे त्रिभुज मिल जाते हैं। तो ये पिरामिड की पहचान है। तो ये अंतर इसमें है। प्रिज्म में ऐसे एक बिंदु पर जाके नहीं मिलते, सब अलग अलग बिंदुओं पर जाके मिलती हैं आकृतियाँ। और पिरामिड में एक बिंदु पर जाके मिल जाती हैं सारी त्रिभुजाकार आकृतियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। नलिका या स्ट्रॉ जिसको कहते हैं आप, जूस पीने वाला, तथा प्लास्टिसीन या धागे का उपयोग करते हुए नीचे दी गई आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए और सारणी को भरिए। अब ये आकृतियाँ हैं और इधर लिखनी है फलकों की संख्या, फलक मैंने सतह, और यहाँ कोनों की संख्या लिखनी है, इधर किनारों की संख्या लिखनी है। तो आप ये समझिए कि फलक किसे कहते हैं, कोने किसे कहते हैं और किनारे किसे कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक घन वर्गाकार प्रिज्म है, तो इसके कोने, ये जो बिंदु बना रखे हैं, ये इनके कोने हैं। और फलक हैं ये जो सतह है, बीच का जो भाग है सतह, ये सतह है, इनको फलक कहा गया है। और किनारे हैं, ये जो स्ट्रॉ की लाइनें हैं, ये है किनारे। तो इस चीज़ को समझने के बाद अब हमने देखना है कि फलकों की संख्या कितनी है। तो सतह कितने, एक आगे एक पीछे, दो ये हो गई, और एक दो तीन चार, इस तरह से हो गए, कुल मिला के 6 हो गई। फिर है कोनों की संख्या, कोने ये हैं, एक दो तीन चार ये कोने हैं, एक दो तीन चार नीचे हैं, कुल मिला के हो गए 8। फिर है किनारों की संख्या। अब किनारे कितने हैं, जितने ये डंडे पड़े हुए हैं नलिका के, उतने इसमें किनारे हैं। एक दो तीन चार ऊपर हैं, एक दो तीन चार नीचे हैं, और एक दो तीन चार बीच में हैं खड़े वाले। तो कुल मिला के 3 बार 4 आया तो 12 हो गए। घनाभ या आयताकार प्रिज्म। तो ये जो है घनाभ की आकृति है या आयत की आकृति है, इसका प्रिज्म है। तो इसमें कितने फलक हैं, यानी सतह कितनी है? एक सतह ये हो गई, एक एक ये हो गई, एक पीछे तरफ हो गई, नीचे तरफ हो गई, कुल मिला के 4 ऐसे हो गए, एक दो तीन चार, और एक दो इस साइड को हो गए 6।
कुल मिला के 6 हो गए। और कोनों की संख्या 1 2 3 4 ऊपर हो गए, 1 2 3 4 नीचे हो गए, कुल मिला के 8। और किनारों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 ऊपर हो गए, 1 2 3 4 नीचे हो गए, और 1 2 3 4 खड़े वाले हो गए, तो कुल हो गए 12। फिर है त्रिभुजाकार पिरामिड। अब ये त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने फलक हैं? फलकों की संख्या इसमें है 4। कौन कौन से? एक तो ये है, अगर हम इसको शीर्ष बिंदु माने तो एक फलक ये आया, एक ये आया, एक इस तरफ आया, और एक आधार पर आया जो जिसमें ये प्रिज्म, ये पिरामिड खड़ा है, तो कुल मिला के 4 हुए। और कोनों की संख्या हो गई 1 2 3 और 4। और इसमें किनारों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6। 6 किनारे हो गए। फिर है वर्गाकार पिरामिड। अब वर्ग के आकार का जो पिरामिड है, इसमें फलक गिनते हैं, कितने फलक हो गए? 1 2 3 4, तो ये फलक हो गए, एक नीचे हो गया आधार वाला, 5 हो गए। कोने हो गए 1 2 3 4 नीचे, एक ऊपर 5। और किनारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 किनारे नीचे और 4 किनारे खड़े। अगला आया त्रिभुजाकार प्रिज्म। इसमें फलकों की संख्या हो रही है 5। फलक मैंने सतह, एक सतह ये आई, एक इधर को आई, एक यहाँ, एक उधर, 4 हो गए, एक नीचे हो गई 5। और कोनों की संख्या है 1 2 3 4 नीचे हैं, 1 2 ऊपर है, 6। इसके बाद किनारों की संख्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कुल मिला के इसमें 9 किनारे। तो इस तरह से इन आकृतियों के हमने फलकों को पहचाना, कोनों की संख्या पहचानी, और किनारे कितने हैं ये भी हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फलकों की संख्या f, किनारों की संख्या e और कोनों की संख्या v के बीच संबंध की पहचान करने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक स्थिति में f धन v ऋण e परिकलित कीजिए, आपको क्या पता चलता है। यानी f जो है ये है फलक, इसमें हमने कोने जोड़ देने हैं, v कोने कहा गया v को, कोनों की संख्या v। और हमने किनारों की संख्या को इसमें से घटा देके इसको हल करके ये पता लगाना है कि इसमें क्या समानता आती है, क्या पता चलता है, उसको आप कर लेंगे। आगे देखते हैं। त्रिआयामी, यानी जिसको 3D कहते हैं, आकृतियों को उनके सपाट फलकों की संख्याओं के अनुसार छांटिए तथा उनके नाम यहाँ लिखिए। तो फलकों की संख्या यहाँ पर दी गई है, इतने फलक में कौन सी आकृति बनेगी, कितनी आकृति बनेगी वो हमने बताना है। जैसे एक सपाट फलक होगा तो इसमें कोई आकृति नहीं बन सकती है, यह संभव नहीं है। 2 सपाट फलक होंगे तब भी इसमें कोई आकृति नहीं बन पाएगी। 4 सपाट फलक होंगे तो त्रिभुजाकार पिरामिड बन जाएगा। 5 सपाट फलक होंगे तो वर्गाकार पिरामिड बन जाएगा। और 6 सपाट फलक होंगे तो घन या घनाभ। और 8 सपाट फलक होंगे तो अष्टफलक बन जाएगा। तो इस तरह से ये 3D आकृतियाँ और उनके सपाट फलकों की संख्या के अनुसार छांटना। आगे हम बढ़ते हैं। क्या आप 3 सपाट फलकों से किसी त्रिआयामी यानी 3D आकृति की रचना कर सकते हैं? अब त्रिआयामी यानी 3D आकृतियों को उनके सीधे किनारों की संख्याओं के अनुसार छांटिए तथा उनके नाम यहाँ लिखिए। अब हमने किनारों की संख्या देख के कौन सी आकृति बनेगी ये लिखना है। सह सीधे किनारे अगर होंगे तो त्रिभुजाकार पिरामिड बन जाएगा। किनारों की आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारों की संख्या 6 है। ऐसे फिर कह रहा है 8 सीधे किनारे, 8 अगर सीधे किनारे होंगे तो वर्गाकार पिरामिड बन जाएगा। फिर कह रहा है 9 सीधे किनारे होंगे, 9 सीधे किनारे, इसमें त्रिभुजाकार प्रिज्म बन रहा है। और 12 सीधे किनारे होंगे, ये देखिए 12 सीधे किनारे यहाँ पे है, तो इसमें आयताकार या वर्गाकार प्रिज्म या घनाकार प्रिज्म बन जाएगा।